अस्सलाम वालेकुम वीवर्स इस वक्त हम लोग एशे पाकिस्तान चैप्टर ने जो HVCR ट्रेंड का 4th एडिशन 2024 एक्सपो रखी हुई है HVC ट्रेंड के नाम से। तो यहाँ पर हम मौजूद हैं मैरियट होटल में और हम जिनसे बात करेंगे वो फ़हीम सिद्दीकी साहब, जो कि इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम है और किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है। तो हमें मौका मिला है फ़हीम सिद्दीकी साहब से बात करने का, तो हम जानते हैं इनसे इस HVC ट्रेंड के हवाले से भी और उसके साथ साथ आगे फर्दर जो CRC हुई है उसके हवाले से भी बात करेंगे। जी फ़हीम साहब, सबसे पहले तो बताएं कि जो HVCR ट्रेंड का एक सिलसिला एशिया पाकिस्तान चैप्टर ने स्टार्ट किया और ये 4th एडिशन है इसका, तो आप क्या समझते हैं कि कैसी ये चल रही है, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट आ रही है और आगे फर्दर इसको किस तरह से लेकर चलना चाहिए? तारिक, ये सवाल का जवाब जो मैं दे रहा हूँ एज एन आउटसाइडर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इसकी मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं हूँ। एशे हैंडल करती है इसको और आज पहली से लेकर 4 तारीख तक तो मैं कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट देख रहा हूँ। और अभी मैं आया हूँ यहाँ पे तो विज़िटर्स भी काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं मुझे। हर चीज़ में एक पोटेंशियल होती है, गुड टू बेटर एंड बेटर टू बेस्ट का, तो वो पोटेंशियल तो हर वक्त एग्जिस्ट करता है। ये छोटा है इन द सेंस ऑफ व्हेन आई कंपेयर इट विद एक्सपो HVCR सोसाइटी वाला। यहाँ पे बड़ा करने की इसमें गुंजाइश है या नहीं है वो मुझे नहीं पता, बट इट कुड इंक्रीज़। कुछ फीडबैक मुझे मिलती है कि ये ज़रा महंगा पड़ रहा है, तो वो एशे वाले ख़ुद देखें इन चीज़ों को। ये मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों से के बारे में जिन्होंने मुझसे कहा है, जो स्टॉल वाले हैं। कॉन्फ्रेंस जो होती है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो सही लर्निंग होती है वो कॉन्फ्रेंसेस से होती है। उसमें जो अटेंडेंस वाला मसला है वो कमज़ोर है। अभी भी मैं वहीं से उठ के आ रहा हूँ, जो आखिरी पेपर था उसमें मुश्किल से 20 लोग बैठे हुए थे। तो कोई ना कोई तरकीब ईजाद करने की ज़रूरत है जिसमें कॉन्फ्रेंस की अटेंडेंस बेहतर की जाए। अब वो कैसे की जाए, उसमें बहुत सारे प्रपोजल्स हो सकते हैं। यहाँ बैठ के सारे प्रपोजल डिस्कस मैं नहीं करना चाह रहा हूँ, मगर एक पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि वहाँ एक गुंजाइश ज़रूर है बेहतरी की। अच्छा सर, इस बार जो है फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान में जो है वो CRC की है, एशिया पाकिस्तान चैप्टर ने होस्टिंग की है इसकी। तो ये CRC भी यकीनन आपने देखी होगी, इसके जो 21 तकरीबन 20-21 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि कैसा इसका इम्पेक्ट आएगा पाकिस्तान की HVCR इंडस्ट्री के ऊपर? तो आप इसके हवाले से बहुत खुशाइन बात है कि CRC पाकिस्तान में हो गई है। पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ ऐसे हैं कि ये काम आसान नहीं था, दुश्वार होगा ज़रूर, मगर माशाल्लाह से जो एशे की कमेटी है पाकिस्तान में, उन्होंने बहुत अच्छा मैनेज किया। जितने डेलीगेट्स आए हैं, और आई एम टोल्ड 80+ डेलीगेट्स आए हैं, उन सब से मेरी जब गुफ्तगू हुई तो सब खुश हैं। जो अरेंजमेंट्स किए गए हैं उनको एक पाकिस्तान का वो चेहरा देखने को मिलता है जो घर बैठ के नहीं मिलता। और पाकिस्तान हैज़ अ बैड प्रेस, तो वो जो उनकी ओपिनियंस होती हैं बैड प्रेस की वजह से वो भी धुलती हैं और ये गुड इमेज पाकिस्तान का फैल रहा होता है। बहुत अच्छी बात है। ये फ़ारूक महबूब साहब जो प्रेसिडेंट ऑफ एशे बने हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है इस चीज़ को कायम करने में कि CRC यहाँ हो पाई। वेरी गुड एफर्ट, एक्सीलेंट एफर्ट। अच्छा फ़हीम साहब, ये भी बताएं कि लोकल मैन्युफैक्चरर्स के हवाले से बात की जाए तो अब जो यहाँ पर हमारी मुख्तलिफ एग्ज़िबिटर से बात हुई है, उनका भी कहना यही है, उन कंपनीज़ का, कि अब यहाँ जो कंसल्टेंट हैं वो भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब कंपनी ने प्रोडक्ट को इम्प्रूव किया है, क्वालिटी को इम्प्रूव की है, तो हमें कंसल्टेंट जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें और क्या मज़ीद बेहतरी आनी चाहिए, इसके हवाले से भी बताएँ। लोकल मैन्युफैक्चरिंग की गुफ्तगू तो अरसे दराज से चल रही है और मेरा मौक़िफ़ भी कांस्टेंट ही रहा है। आई डू बिलीव कि ये होना चाहिए, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की बेहतरी है। जो ज़र मुबादला हम पैसे दे रहे होते हैं इंपोर्ट करने के लिए, वो बचेगा
हमारी ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि अर्ली 60s एंड 70s में जो इक़दाम गवर्नमेंट को करने चाहिए थे वो नहीं किए गए, और जो अवाम है हमारी, जो इन्वेस्टर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्होंने आसान तरकीब ये निकाली कि बाहर से मंगवाओ और बेचो। वो एक ऐसा काम है जिसमें मुनाफा भी मुनासिब होता है, रिस्क बहुत कम होता है और जल्दी पैसे बन जाते हैं। ये जो मैन्युफैक्चरिंग वाली कहानी है उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, फाइनेंसेस चाहिए। फाइनेंसेस बहुत बड़ा फुकदान है। कंसल्टेंट की सपोर्ट से ज़्यादा आई थिंक गवर्नमेंट की सपोर्ट ज़रूरत है कि कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हों जो फेवर करें एंटरप्रेन्योरशिप इन दी HVACR इंडस्ट्री। मैं समझता हूँ कि जो भी मैं इंडस्ट्री देखता हूँ, चाहे वो मैं साबरो कहूँ या शान कहूँ या सासा कहूँ या दीगर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं लाहौर इस्लामाबाद में, वो सब एक छोटे से स्टार्ट से यहाँ तक पहुँचे हैं और बहुत लंबी जर्नी उन्होंने की है। मगर वो मेरे ख़्याल से वक्त ये है कि वो छोटे स्टार्ट में वी कांट अफोर्ड द टाइम। हमें चाहिए कि क्विक सलूशन हमें मिले, और क्विक सलूशन के लिए मैं ये समझता हूँ कि हमें इंडस्ट्रियलिस्ट को अप्रोच करना चाहिए, उनको एक बिज़नेस प्लान देना चाहिए, उनके फाइनेंसेस को इस्तेमाल करें। ऑब्वियसली वो भी शामिल होंगे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में, मगर ये एक लॉन्ग टर्म सलूशन इससे शायद निकल सकता है कि जिसमें एक इतना बड़ा इदारा आप कायम करें जो वेल मैनेज्ड हो, जिसकी जॉइंट वेंचर्स हों बाहर के मुल्क के मैन्युफैक्चरर से, ताकि एक क्विक टेक ऑफ आपकी बने। सर्टिफिकेशंस बहुत ज़रूरी हैं, सर्टिफिकेशंस के बगैर आजकल दुनिया चल नहीं रही है। पाकिस्तानी कंसल्टेंट्स के ऊपर उंगली उठाना कि भाई वो हमें सपोर्ट नहीं करते हैं। देखिए, कंसल्टेंट का जो एक रोल होता है ना, वो होता है कि क्लाइंट के पैसे को सही इन्वेस्ट करे। कंसल्टेंट ख़ुद नहीं ख़रीद रहा होता। अब उस इन्वेस्टमेंट को सही प्रोटेक्ट करने का तरीक़ा ये है कि कोई भी हम रिकमेंडेशन दे रहे हों क्लाइंट को, उसके पीछे एक कॉन्फिडेंस हो कि भाई हाँ, जो चीज़ ये ख़रीदने जा रहे हैं ये सही परफॉर्म करेगी, कोई मसला नहीं आएगा। हमारे पास ये वसाइल नहीं है कि हम इक्विपमेंट टेस्ट करते फिरें। ये एक थर्ड पार्टी टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन का जो सिलसिला है उसका पूरा मकसद ही ये होता है कि कोई इंडिपेंडेंट बॉडी सर्टिफाई कर रही है कि ये प्रोडक्ट जो है किसी एक मेयार पे, किसी स्टैंडर्ड पे बना है और उतर रहा है। फिर हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आखिर चीज़ जो बचती है वो ये फाइनेंसेस बचते हैं कि भाई पैसे कितने हैं। और सर्टनली इम्पोर्टेड इक्विपमेंट के मुकाबले में पाकिस्तानी प्रोडक्ट बहुत सस्ता होगा, क्योंकि जिस तरीके की $300 रुपीज़ पर डॉलर करीब एक्सचेंज रेट पहुँचा हुआ है, उसमें तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है लोकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए। अच्छा सर, जहाँ पर लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात होती है तो वहाँ पे इंडस्ट्री जो है इस वक्त पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है उससे सबसे ज़्यादा जो परेशान इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ से, फिर दूसरे भी कई वजूहात है, बिज़नेस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं पाकिस्तान के हालात की हवाले से। तो सर, लोकल मैन्युफैक्चर को क्या ऐसी सपोर्ट हो कि इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से भी अगर बात की जाए या दूसरे मसाइल के हवाले से भी बात की जाए, तो क्या आप समझते हैं कि उनको प्रोडक्ट दोबारा से उतनी ही महंगी नहीं पड़ रही है अगर सेल्स और परचेज़ के हवाले से बात की जाए? नहीं, बिल्कुल। जो दो चीज़ें हैं, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को मैं एक तरफ रखूं तो एक तो फॉरेन एक्सचेंज रेट है हमारा और इंटरेस्ट रेट है। इंटरेस्ट रेट डबल डिजिट में है। ये दोनों चीज़ें ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करती हैं। किसी भी इंडस्ट्री को ग्रो करना है तो उसको लो इंटरेस्ट रेट चाहिए और लो एनर्जी रेट चाहिए। एनर्जी रेट भी हमारी स्काई रॉकेट की हुई है। ये मसला सिर्फ HVACR इंडस्ट्री का नहीं है, बल्कि हर इंडस्ट्री का है। इट हैज़ कम डाउन टू द लेवल ऑफ एवरी पाकिस्तानी कि हर शख्स परेशान है ये इलेक्ट्रिकल बिल से। तो ये एक मसला है जो गवर्नमेंट किसी तरीके से हल करे। ये एक आम आदमी या एक एंटरप्रेन्योर या इंडस्ट्रियलिस्ट तो हल नहीं कर सकता। ये ज़रूर है कि जो ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, जो सोलार है ख़ास तौर पे, उसका जितना ज़्यादा इस्तेमाल करके आप अपने इस्तेमाल कर सकें और उसको डाइल्यूट करें,
expense for energy from the grid. That's the only thing I can think of. बकिया ये मसाइल हैं, अपनी जगह है। अच्छा सर, HVAC इंडस्ट्री के हवाले से बताएं कि प्रोडक्ट्स में चाहे वो चिलर्स की बात की जाए या कोई भी HVAC से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, तो उसकी किस तरह से आगे फर्दर क्वालिटी होनी चाहिए और उसके लिए इंडस्ट्री को किस तरह से वर्क करना चाहिए, इसमें क्या बेहतरी आ सकती है? ठीक है, सिस्टम डिज़ाइन का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो कंसल्टेंट्स कर रहे होते हैं और बहुत ज़रूरी है और हर वक्त रहा है, मगर अब और ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा है कि चीज़ें स्टैंडर्ड्स पे डिज़ाइन हो। देयर इज़ एन आर्ट एंड अ साइंस टू एनी डिज़ाइन। वो आर्ट अपनी जगह है, वो तजर्बे से आता है, इनोवेशन आप कर रहे होते हैं वगैरह वगैरह, बट द साइंस इज़ वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड एंड स्टैंडर्डाइज्ड। बेतहाशा स्टैंडर्ड्स हैं जो अडॉप्ट करना होता है हमें जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं, वो अपनी जगह है। जहाँ तक प्रोडक्ट्स का ताल्लुक़ है, उसमें भी इतनी स्टैंडर्ड्स आ गई हैं दुनिया में कि कोई भी प्रोडक्ट बने तो कोई ना कोई स्टैंडर्ड पे उसको फ़िट होना है। और हम ऐसे प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं कि एक नई इनोवेशन आप क्रिएट कर रहे हैं, हम एक द व्हील हैज़ बीन इन्वेंटेड ऑलरेडी, उसी को लेके आपने रेप्लिकेट करना है। तो आपके पास प्रोटोटाइप्स अच्छे मौजूद हैं सारी दुनिया में, उसी को लेकर रेप्लिकेट करना है, मगर एक पीछे पूरा निज़ाम फाइनेंस मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी का, फिर ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन की मैनेजमेंट, जिसमें अच्छी मशीनें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी, बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट्स वन ऑफ द चैलेंजेस के इस हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री में बड़े फाइनेंसेस आए नहीं हैं। अभी सुनने में आता है कि लोग JVs की बात कर रहे हैं और गालिबन कुछ ना कुछ JV इन इफ़ेक्ट आएंगी चंद सालों में, वो देखते हैं हम उसको क्या होता है। अच्छा सर, जहाँ पर कंसल्टेंसी की बात हो रही है तो आप ये भी बताएं कि कंसल्टेंसी में मज़ीद क्या बेहतरी आ सकती है और किस तरह से, क्योंकि ज़ाहिर से बात है कम मार्केट में इस वक्त और भी कंसल्टेंट आ रहे हैं और स्मॉल कंपनीज़ भी हैं, मीडियम कैटेगरी भी कम कंपनीज़ हैं, तो आप क्या समझते हैं कि क्या बेहतरी आनी चाहिए? देखिए, कंसल्टेंसी का जो शोबा है और प्रोफेशन है, वो एक बहुत ही ज़िम्मेदारी है कंसल्टेंट के ऊपर। कोई भी बिल्डिंग ले लें आम सी, उसमें 7,000 से 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का ख़र्चा आ रहा है MEP सिस्टम्स पे, विच इज़ समथिंग लाइक 40 to 45% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग। तो MEP बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। बेहतरी हमारा जो काम है ना, वो पीपल ड्रिवन है। मतलब सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करते हैं, वो भी सॉफ्टवेयर जो है कोई ना कोई इंजीनियर इस्तेमाल कर रहा होता है, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली कहानी नहीं है कि वो कोई रोबोट बैठ कर के चीज़ डिज़ाइन कर रहा है। वो इंसान हर शोबे में शामिल है। चीज़ें आसान होती जा रही हैं, नई टेक्नोलॉजी जैसे आ रही हैं, बट ज़रूरी ये है कि ये एक ट्रस्ट रिलेशनशिप भी है। जब आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो तो उसने सारे पैसे की इन्वेस्टमेंट का ट्रस्ट आपके हाथ में दिया हुआ है, उस ट्रस्ट पे पूरा उतरना ज़रूरी है। एक क्लाइंट की सर्टन एक्सपेक्टेशन होती है, उस एक्सपेक्टेशन को मीट करना एज अ मिनिमम बहुत ज़रूरी है। अच्छे लोग रखें आप, अच्छे लोगों के बगैर काम हो नहीं सकता। और अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है इन द इंजीनियरिंग सेक्टर, वो है ब्रेन ड्रेन का। हम जैसे इदारे हैं उसमें यंग इंजीनियर्स आते हैं, 2, 3, 4 साल काम करके इतने मश्क हो जाते हैं वो कि उनको आसानी से दुबई या सऊदी अरेबिया में नौकरी मिल जाती है। तो इट्स गुड फॉर द कंट्री फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स गुड फॉर द इंजीनियर्स फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। मगर कंसल्टेंसी प्रोफेशन सफ़र करता है कि एक अच्छा रिसोर्स निकल के आपका चला गया। ये एक हमारी कंटिन्यूस एफ़र्ट होती है कि हम रिटेन करें। हमने बड़ी कोशिश की है कि हम अपने पर्सनल को अच्छी मैनेजमेंट दें, उनके सारे रिक्वायरमेंट्स को मीट करें। F&D जो है वो आई थिंक वी ब्रॉट इन सम गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। हम प्रोविडेंट फंड देते हैं, हम मेडिकल देते हैं, हम ट्रांसपोर्ट देते हैं, हम गाड़ियाँ देते हैं सीनियर लोगों को,
हम फ्री लंच देते हैं, हमारे पास कुछ गेमिंग फैसिलिटीज़ हैं, ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा एक एफ़र्ट किया जा रहा है कि जिसमें हम अपने लोगों को ट्रेन करें अच्छी तरीके से। तो ये कंसल्टेंसीज़ वर्क पीपल ड्रिवन, और ज़रूरी ये है कि पीपल का ख़ास वेलफेयर का ख्याल रखा जाए, उस नज़रिए से मैनेजमेंट सोचे। यू नीड टू स्टार्ट शेयरिंग मनी, ये नहीं कि ऊपर के जो लोग बैठे हैं वो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, वो फ़ायदा जो है वो नीचे तक किसी न किसी तरीके से ट्रांसफ़र हो। बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम साहब, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।